बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जख्म दिल कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं चलते चलते लम्हे के लिए ठिठक गई। मेरे पांव जमीन का हिस्सा बन गए थे। यूं लगा जैसे मैं कोई सुहाना ख्वाब देख रही हूँ। मेरी नजरों के सामने जैसे मेरा बिछड़ा महबूब आ गया। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मैं इसे देख के सोचने लगी कि क्या एक शख्स जो इस दुनिया से रुखसत हो गया हो वो क्या वापिस आ सकता है? हाँ, आ तो सकता है, लेकिन दूसरे जन्म में तो इसे आने के लिए एक सदी दरकार है। ये कैसे हो सकता है कि मरने के थोड़े ही अरसे बाद वो एक भरपूर जवान की सूरत में वापिस आ जाए? अनिल, ये वाकई तुम हो? मेरे धड़कते दिल के किसी कोने में एक सदा गूंजी। मैं दुनिया माफिया से बेनियाज इसे एक टिक देखे जा रही थी। वो किसी और सिमत से एक शनासा चाल चलता हुआ मेरी ही तरफ आ रहा था। मेरा दिल तेजी से धक धक करने लगा। मैंने अपने दिल से पूछा कि पूनम, ये कैसे हो सकता है? जब अनिल की चिता को आग लगाई गई थी इस वक्त मैं भी वही मौजूद थी। वही चाल, वही कद जिसकी वजह से वो किसी कहानियों के शहजादे की तरह दिखाई देता था। वही खूबसूरती जिसे देखकर लड़कियां अपने आप को भूल जाती थी। इनके दिल तक से होकर रह जाते थे और इसे इस वक्त तक देखती रहती थी जब तक नजरों से ओझल ना हो जाए। वो नजरों से ओझल तो हो जाता लेकिन दिल से नहीं। जब वो मेरे इतने करीब आया कि मैं इसे छू सकती थी और वो मुझे देख के चौंक जाता, शायद बहक जाता, जज्बाती हो जाता। लेकिन वो मेरी नजरों के सामने से गुजरने लगा तो इसका पूरा चेहरा और खदो खाल वाज़िह थे। इसने मेरी तरफ देखा तो हमारी नजरें एक दूसरे में पेवस्त हो गई। वो मुझे अजीब नजरों से देखता और मेरे सरापे पर एक हल्की सी नजर डालता हुआ गुजर गया। मैं हैरान नजरों से इसे देखे जा रही थी। अनिल से इसकी हैरत अंगेज तौर पर बहुत शक्ल मिलती थी। अनिल का कोई भाई ना था लेकिन देखने में वो इसका जुड़वा भाई लग रहा था। मैंने इस लम्हे सोचा कि क्या ऐसा मुमकिन है दो मुख्तलिफ औरतें ऐसे बच्चों को जन्म दें जो जुड़वा भाई की तरह हों। मैं इसकी तरफ देखने लगी। वो एक खाली बेंच पर जाकर उदास सा बैठ गया था। इसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। मैं हेड पार्क रत्ना की तलाश में आई थी। हिंदुस्तान से इसकी बड़ी बहन का एक खत मेरे पते पर आया था। रत्ना प्रसाद से मिलने हेड पार्क आती रहती थी। वो दोनों यहाँ आकर आजादी का हर तरह से लुत्फ उठाते थे। रत्ना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने इसे इन गोशों में भी देख लिया था जहाँ की तन्हाई में जोड़े जज्बात की रोह में बह जाया करते थे। मैं मायूस होकर वापिस जा रही थी कि लगा इस शख्स पर मेरी नजर पड़ गई थी। पार्क में रौनक अपने पूरे शबाब पर थी। इनमें एक अजीब सा सुकून और फरहत सी थी। इसे देखने के बाद मेरे वजूद पर एक नशा सा छा गया था। अनिल मेरा ख्वाब था, मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी, मेरा वजूद था। दौलत की हवस ने इसे मुझसे छीन लिया था। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। बड़ा आदमी बनने के लिए इसने नशा फरोशी का सहारा लिया था। वो मनशियात फरोशों के गिरोह में शामिल हो गया था। मैंने इसे बहुत समझाया था लेकिन इस पर दौलतमंद बनने का जुनून सवार था। वो एक दिन पुलिस मुकाबले में मारा गया और मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई। इस शख्स को देखकर पुरानी यादें एक एक करके ताजा हो गई थी। जख्म फिर से हरे हो गए, जख्मों में टीसें उठने लगी थी। चंद लम्हों के बाद मैंने अपने आप को इस शख्स की बेंच पर पाया। इसमें कोई जादू था जिसने मुझे बेअख्तियार इसकी तरफ खींच लिया था। मैंने हैरत से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। इसके लिबास पर शक्लों का जाल फैला हुआ था। बालों पर गर्द जमी हुई थी। चेहरा सख्त मायूस था, कई दिनों का शेप था। आंखें अंदर को दंसी हुई थी। वो कमजोर और निढाल लग रहा था। आंखें बंद किए जाने का सोच रहा था। ऐसे लगा इसने आंखें खोल के मेरी तरफ देखा, फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए हिंदुस्तानी जुबान में पूछा, आपके पास सिगरेट तो होगा? नहीं, मेरे पास ना तो सिगरेट है और ना ही मैं नशा करती हूँ। नशा तो मैं भी नहीं करता, वो बेजान मुर्दा लहजे में बोला। सिगरेट की तलब बड़ी शिद्दत से हो रही थी, इसलिए आपसे सिगरेट के लिए दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गया।
आप नशा नहीं करते। मुझे इसका जवाब सुनकर बड़ी हैरत हुई, जबकि इसकी हालत नशाबाज किसी हो रही थी। लिबास भी मैला कचीला सा था, वो किसी गधा घर की तरह लग रहा था। मैं ये कहे बगैर ना रह सकी, आपकी ये हालत तो किसी आदि नशा करने वाले की सी हो रही है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल के किसी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। इसने गहरी सांस ली। इसलिए मेरी हालत एक नशेबाज की तरह हो रही है। आप 3 दिन से भूखे हैं। मैं एकदम से चौंक पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है कि लंदन में एक आदमी ने 3 दिन से कुछ खाया पिया ना हो। आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, ये एक हकीकत है। मैं कोई 1 महीने से बेरोजगारी, भूख और अफलास के जहन्नम से गुजर रहा हूँ। वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोला। मैंने इसकी तरफ हैरानगी से देखा। मेरी सांसें उलझने लगी। इसका लहजा इतना दुखी था कि मेरा सारा बदन झनझना उठा। मैंने दिल में कहा, अगर मेरा अनिल होता तो क्या मैं इसे एक वक्त भी भूखा देख सकती थी। मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। मैंने गैर अख्तियारी तौर पर इसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया तो वो बेहद सर्द और बेजान सा हो रहा था। इसने चौंक के मेरी तरफ देखा। मैंने खड़े होते हुए कहा, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मैं इसे अपने साथ टैक्सी में लेकर घर पहुंची। मेरा एक कमरे का कशादा फ्लैट था। मेरे पास अनिल की बहुत सारी चीजें बतौर निशानी मौजूद थी, जो इसकी आखिरी रसूम के बाद इसके फ्लैट से ले आई थी। इनमें इसके जूते और कपड़े वगैरह भी थे। जितनी देर में वो नहाकर और कपड़े बदल के आया, मैंने इसके लिए खाना तैयार कर लिया, फिर मेज पर खाना लगा दिया। वो खाने पर जैसे टूट पड़ा। वो वाकई भूखा था। इसने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने से फारग होने के बाद इसने काफी पीते हुए मेरी तरफ हैरानगी से देखा और बोला, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। क्या मैं अपनी मोहसन का नाम पूछ सकता हूँ? इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने तो अपना इंसानी फर्ज अदा किया है। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराई और अपना नाम बताया कि मेरा नाम पूनम है। मेरा नाम रिफत बेग है। इसने अपना तारुफ करवाते हुए मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाया। सच पूछिए तो आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। ये एहसान बहुत अजीम है। इस बुरे वक्त में मेरे हम वतनों और दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। मुझे इनसे इनकी खुदगर्जी की बिल्कुल भी तवक्को न थी, जबकि आपसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है और ना ही आप मेरी हम मजहब हैं। इसके बावजूद इंसानियत का सबूत देकर आपने मुझे बिन मोल खरीद लिया। काश मैं आपका ये एहसान उतार सकता। अच्छा, अब आप किसी और मौजू पर बात करें। मैंने शर्मिंदगी से कहा, अच्छा ये कपड़े किसके हैं? क्या आपके भाई के हैं? इसने हैरत से दरियाफ्त किया। ये लिबास बिल्कुल मेरे नाप का है, मेरे एक हम वतन दोस्त का है। मैंने इसे बताया। इसकी एक हादसे में मौत वाक़या हो गई थी, तो मैं इसके कपड़े और इसकी बहुत सारी चीजें ले आई। मैंने इसे अनिल के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो अनिल का हमशक्ल है, क्योंकि मैं ये बात खुद भी नहीं जानती थी। अलबत्ता मैंने इसे अपने बारे में बड़ी तफसील से बताया कि मेरे माता पिता भारत के शहर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। 20 बरस पहले वो यहाँ आए तो यहीं के होकर रह गए थे, मगर 1-2 बरस में वो 3 महीने के लिए भारत जरूर जाते थे, इसलिए कि मैं नानी के पास रह के तालीम हासिल कर रही थी। जिस वक्त मैंने मैट्रिक पास किया, मेरी नानी का देहांत हो गया। फिर मैं पिताजी के साथ यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए आ गई। 2 बरस कबल कार के हादसे में वो चल बसे। मैंने इनकी जिंदगी में ही लंदन के दफ्तर में मुलाजमत कर ली थी, जो आज तक जारी है। मैं इस वक्त एक अहम ओहदे पर तैनात हूँ। जिंदगी में हर तरफ खुशहाली है। रिफत बेग ने मुझे अपने बारे में बताया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। इसके दादा और वालिद मुल्क तकसीम होने के बाद कराची जाके बस गए थे। इसने अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए माँ के जेवरात बेच के किसी न किसी तरह लंदन का वीजा हासिल कर लिया था और फिर यहाँ आकर आबाद हो गया। 1 बरस तक तो इसने जैसे तैसे काट लिए। कोई 1.5 माह से इसे कोई मुलाजमत भी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। मैंने इसे 100 पाउंड दिए। इससे वादा किया कि इसकी नौकरी के लिए पूरी कोशिश करूंगी। वो रात 10 बजे तक मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहा। इसकी शख्सियत अनिल से कहीं ज्यादा पुरवकार और सहर अंगेज थी। इसके ख्यालात बहुत बुलंद थे। वो अपना मुस्तकबिल
रील बनाने के लिए अनिल की राह अख्तियार करना नहीं चाहता था। इसका कहना था कि ऐसे शॉर्टकट इसके वतन में भी थे, लेकिन इसने अपना ज़मीर बेचना पसंद नहीं किया। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज हुई तो रिफत बेग के बारे में संजीदगी से सोचने लगी। मैंने इसे एक नफीस और खुददार शख्स पाया था। मैंने महसूस किया कि मैं इसकी जात की असेर हो चुकी हूँ। अनिल की नागहानी मौत से मेरी जिंदगी में जो खला पैदा हुआ था, इसे रिफत बेग ही पूरा कर सकता था। वो भी मेरे इस इंसानियत अंगेज सलूक से बहुत मुतासर हुआ था। 2-4 मुलाकातों में मजीद मुतासिर हो सकता था। मैंने कितनी मर्तबा इसे चोर नजरों से अपनी तरफ देखते पाया था। मैं दफ्तर पहुंची तो इसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर एक नशे की तरह छाया हुआ था। मैंने इस बारे में सोचा भी ना था कि रिफत बेग ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पाकिस्तानी भी है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा ताल्लुक हिंदू धर्म से है। क्या हम दोनों की दोस्ती और मोहब्बत परवान चढ़ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मजहब की दीवार हम दोनों के दरमियान हाइल हो जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये लंदन है। यहाँ हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां सिविल मैरिज करके घर बसा चुके हैं और अब ये सिलसिला दराज होने लगा है। इसके अलावा यहाँ कोई रोक टोक और कानूनी पाबंदी नहीं है। इसके अलावा बगैर सिविल मैरिज के मियाँ बीवी की तरह भी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर इससे मेरी 2 मुलाकातें हुई। मैंने इसकी माली मदद की। मेरी कोशिश और सिफारिश से इसे बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। इसके हालात अब बदल गए थे। रिफत की आमदोरफ्त मेरे यहाँ बढ़ गई थी। अब ऐसी कोई शाम न थी जो वो मुझसे मिलने न आता। हम दोनों सैरो तफरीह के लिए निकल जाते थे। ये शामें सुहानी और फरत बख्श होने लगी थी। अब तक हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया, जबकि यहाँ के आजाद मुआशरे में कोई रुकावट, बरहम और हजाब ना था। लड़के लड़कियों, मर्द और औरतों में मोहब्बत हो जाती और पहली मुलाकात में जज्बाती हो जाते। मोहब्बत और जंग में हर बात जायज हो जाती थी। 2-1 मुलाकातों में वो हद से बढ़ने लगते थे, जो मायूब बात ना थी। इस आजाद माहौल और बेतकल्फी के बावजूद हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया और ना ही तन्हाई में जज्बाती हुए। अनिल ने तन्हाई में फायदा उठाने और मुझे आलूदा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे खुद सुपुर्दगी से मना कर दिया था, लेकिन हद से बढ़ने नहीं दिया, जिस पर वो मुझसे कई दिन नाराज रहता। मेरे और रिफत के दरमियान एक फासला और पाकीज़गी की दीवार थी। अगर वो मुझे चूम लेता तो शायद मैं तराज ना करती, लेकिन इसने कभी पेश कदमी नहीं की। मोहब्बत के इजहार के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। हम अच्छे और मुखलिस दोस्त थे। इसकी हरकत से मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करने लगा है। मैं जैसे इसकी कमजोरी बन गई हूँ। मेरी उम्र 21 बरस थी। मैं हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरी रंगत सुर्ख सफेद थी। मेरा शुमार हसीनो जमील लड़कियों में होता था। बहुत से हिंदुस्तानी लड़के मर्द जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अनिल की मौत के बाद से मैं इतनी दुखी और दिलगीर हो गई थी कि मैंने अहद कर लिया था कि अब मैं ना तो किसी से मोहब्बत करूंगी और ना ही शादी करके घर बसाऊंगी। मगर रिफत ने मेरे इस अहद को तोड़ दिया था। वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। इसकी इज्जत मेरे दिल में इसलिए बढ़ गई थी कि इसने इतने माह में ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे शिकायत का मौका मिलता और मैं तराज करती, जबकि फ्लैट में हम दोनों के सिवा कोई न होता। तन्हाई होती थी, 2 जवानियां यकजा होती थी। इसके बावजूद हम और हमारे जज्बात बह ना सके। वो फासले कम करने की कोशिश कर सकता था, मगर इसने मेरे रेस्टोरेंट जाने या क्लब में जाकर रक्स करने तक अपने आप को महदूद रखा था। वो शराब के करीब तक नहीं भटकता था। मैं इसे अपने साथ रत्ना के बर्थडे पार्टी में ले गई थी। इस पार्टी में बेशतर हिंदुस्तानी लड़कियां लड़के थे। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।